स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हम लोग 2020 सामाजिक विज्ञान क्लास 10 पेपर के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पेपर 2020 का है, उसी को अध्ययन करेंगे, देखेंगे प्रश्नों का क्या स्वरूप है, किस तरह से पेपर का पैटर्न कैसे है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस रूप में आते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या है, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का स्वरूप क्या है, कैसे कैसे किस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पेपर को देखेंगे कि पेपर का क्या पैटर्न है और क्या स्वरूप है। तो चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पेपर में जैसा कि आपको दिख रहा है मुद्रित सामने अनुक्रमांक लिखा है। इस पर आप अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखेंगे और उसके नीचे नाम दिया हुआ है तो अपना आप नाम लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर में ये 2020 का पुराना पेपर है, आपका एग्ज़ाम 2021 का होने वाला है। तो मॉडल पेपर आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर कैसे आता है एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको दिख रहा है 2020 सामाजिक विज्ञान, इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक 70 अंक का है। जैसा कि आप जानते हैं 30 अंक का विद्यालय की तरफ से आंतरिक मूल्यांकन में आपको अंक मिलते हैं। तो एग्ज़ाम आपका केवल 70 अंक का होगा। सामान्य निर्देश के हम संदर्भ में हम लोग देखेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आप पेपर को पैटर्न को पढ़ेंगे, क्या क्या निर्देश दिया गया है उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू में जो निर्देश होते हैं उनको पढ़ना अति आवश्यक है। हड़बड़ी में प्रश्नों को तुरंत हल नहीं करना चाहिए। तो पर्याप्त समय रहता है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो 15 मिनट जो है समय पढ़ने के लिए दिया जाता है विद्यार्थियों को। इसी क्रम में आगे है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी क एवं ख में विभाजित है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 2 खंड आपको मिलेंगे, खंड क और खंड ख। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके प्रारंभ में दिए गए हैं। खंड क तथा खंड ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो डियर फ्रेंड, इसको इस तरह संलग्न करना जिससे पेपर का आपका मानचित्र निकल न जाए और अंक आपका नुकसान हो सकता है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड क के प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये निर्देश है, निर्देश का आपने अध्ययन किया, कैसे क्या क्या चीज़ें निर्देशित किया गया है। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, देखते हैं कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न कैसे आए एग्जाम में। डियर स्टूडेंट, बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष किया गया था? यानी फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 1815, 1830, 1848 और 1871। अ, ब, स और द 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है द 1871 में। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक के संदर्भ में यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासनी देवी और रामास्वामी नैयर। डियर फ्रेंड, इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने सम्मुख हैं। चारों ऑप्शन में जो इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फूले, यानी गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न का अध्ययन हम लोग देखेंगे, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत आने पर पहला सत्याग्रह के संदर्भ में 4 ऑप्शन हैं। पहला अ है चंपारण, ब बारडोली, स है अहमदाबाद और द है खेड़ा। तो इसमें सही ऑप्शन अ चंपारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20 है, 21 है, 22 है और 23 है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें सही ऑप्शन क्या है? 22, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न है 5th नंबर, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में और राज्यसभा में। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं में ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? अ है शिक्षा, ब कृषि, स पुलिस और द रक्षा। तो इसमें अ सही है शिक्षा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्रम में हम लोग अध्ययन करते हैं
और देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और इसी प्रश्न में है जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो डियर फ्रेंड, इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए। डियर फ्रेंड, शॉर्ट क्वेश्चन विकल्पीय क्वेश्चन तो हमने अध्ययन करा दिया। विकल्प आप इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका अपने से लिख करके अभ्यास आप करेंगे। बहुत सरल तरीके से आप इसमें 2-2, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन इसमें आप अपने तरीके से इसको करेंगे। कुछ प्रश्नों का थोड़ा सा विस्तार करेंगे, कुछ मैटर जहाँ पे लिखना है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें किसका था? तो इसमें इस तरह से ऑटोमान बिस्मार्क था, तो बिस्मार्क के विषय में उसके योगदान को लिखेंगे। और जैसे इसी में जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो जिसमें जैसे कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट जिसे घोषित किया गया विलियम प्रथम को, प्रशा के विलियम प्रथम को, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, यानी 2-2 लाइन विस्तार से करेंगे। तो इसी क्रम में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? तो इसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किया था सरकारी विद्यालयों का त्याग कर दें, संस्थाओं का त्याग कर दें, नौकरियों का त्याग कर दें, उपाधियों का त्याग कर दें। तो इसके संदर्भ में उन्होंने जो पक्ष में तर्क दिया था उसके संदर्भ में इसमें लिखेंगे आप। नेक्स्ट है सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो इससे क्या हानि होती है? डियर फ्रेंड, इसमें भी आप इस तरह से लिखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारें होती हैं वो धर्मनिरपेक्ष होती हैं। अगर धर्म को शासन का आधार माना जाएगा तो किसी भी देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, एकता और अखंडता बाधित हो सकती है। तो ये सारे तर्क जो है अपने तरीके से इसको लिखेंगे नोट्स में। तो इस तरह से इसके एग्जैक्टली आंसर नहीं हम दे रहे हैं, आप अपने तरीके से फुल डायरेक्शन दे रहा हूँ जिससे आप इसे अपने तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तक आप अति लघु के प्रश्न के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके यानी अभी इसके पहले जो अति लघु था वे आपके 2-2 नंबर के थे, इसमें 3 क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 10 और 11 प्रश्न संख्या है। इसके संदर्भ में इसमें आपको विकल्प भी मिलेगा। ये 3-3 नंबर के प्रश्न आपके हैं। प्रश्न किस रूप में हैं देखते हैं, तो इसको केवल ऐसे डायरेक्टली आप जो है प्रश्न के संदर्भ में अवलोकन कर लें, इसको अपने तरीके से अपने कॉपी में या नोट्स बनाएंगे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरा प्रश्न करने के लिए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें लिखिए। नेक्स्ट है जाति पर आधारित निर्वाचन होने से क्या हानियां हैं? किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप इसमें इसके संदर्भ में अपने से नोट्स बनाएंगे। इसी में ऑप्शन अथवा दिया हुआ है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? समझा कर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण जहाँ से एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको बताया जा सकता है, बाकी आप एक्सप्लेन अपने तरीके से करें। डियर स्टूडेंट, जैसे दबाव समूह एक उदाहरण दीजिए। दबाव समूह जैसे छात्र संगठन है तो ये एक दबाव समूह है। किसी फैक्ट्री में मजदूर लोगों का एक संगठन है तो मजदूर यूनियन भी क्या है? एक दबाव समूह है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक प्रकार से उनका क्षेत्र व्यापक होता है और दबाव समूह जो होता है उनका क्षेत्र सीमित होता है। तो जैसे मजदूर संगठन है या छात्र संगठन है तो इनका जो स्वरूप होता है बहुत सीमित होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से आप उदाहरण जानते रहें और दोनों के अंतर आप इस तरह से व्याख्या कर देंगे कि कैसे दबाव समूह सीमित क्षेत्र होता है, राजनीतिक दल बड़े होते हैं। दबाव समूह मतलब है जैसे उनका अपनी मांगें होती हैं, कुछ सीमित मांगों के लिए वो दबाव समूह सरकार पे दबाव डालते हैं। जैसे राजनीतिक दल तो लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं, लेकिन दबाव समूह जो होते हैं कुछ समय के लिए सक्रिय रहते हैं। जैसे मजदूर संगठन है, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अपना हड़ताल वापस ले लेते हैं। तो दबाव समूह टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए। हालांकि संगठन तो लगातार बना रहता है, लेकिन उनकी कुछ जो विरोध होता है वो कुछ समय के लिए होता है। तो इस तरह से दोनों में बेसिक अंतर है। आप इसको अपने तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। डियर फ्रेंड, इसी क्रम में आगे हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उल्लेख इसमें किया। तो दीर्घ उत्तरीय में जैसा कि आप देख रहे हैं, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। डियर फ्रेंड, इसी क्रम में इसमें अथवा आपके यानी ऑप्शन मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको जो है आप अपने तरीके से इसको हेडिंग डाल के इसकी व्याख्या करेंगे। किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालें। तो जैसे अब छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस से जैसा कि आप जानते हैं
शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रकाश पड़ा, यानी किताबों के छापे खाने से, किताब आ जाने से, कापियों के आ जाने से ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार हुआ। तो इसका जो है आप अच्छे से विस्तार से करेंगे। सरकारी कामकाज को लिपिबद्ध करने में आसानी हुई थी। आप इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगे कि लिपिबद्ध किया गया, शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हुआ, ज्ञान को कापियों के माध्यम से लिपिबद्ध यानी लिखित रूप प्रदान किया गया, सार्वजनिक कार्यों को करने में आसानी हुई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इसमें विस्तारित कर सकते हैं। अंग्रेज़ शासकों के भारत में कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, उसके द्वारा अपने गए तरीक़ों में से किन्हीं दो पर प्रकाश डालिए, इनका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से इसको भी अपने तरीके से व्याख्या करेंगे कि अंग्रेज़ी शासन ने भारत में कपड़ा जो उद्योग थे उसको कैसे नष्ट किया, उन पर टैक्सेस कैसे बढ़ा दिए, और जो बाहर से उनके अंग्रेज़ों के जो कपड़े आते थे उस पर टैक्सेस को फ्री कर दिया। भारत में जो बुनकर थे उन पे इतना ज़्यादा कर लगा दिया कि लागत जो आती थी वही निकल नहीं पाता था। तो ऐसे कंडीशन में उनको हानि ज़्यादा उठानी पड़ती है और धीरे धीरे उनका कुटीर उद्योग या जो बुनकर लगे हुए थे इन सब क्षेत्रों में वो अपना कार्य धंधा बंद कर दिए क्योंकि उन्हें लॉस ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे इस तरह से प्रश्नों को अपने तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो ये भी डियर स्टूडेंट इसको चाहे तो आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, चाहे इसको पॉइंट में लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभ क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार प्रदान होता है, नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान होती हैं, नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, अनेक स्वतंत्रताएं होती हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तो बहुत सारे लाभ हैं, आप इसे अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अथवा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का विकल्प मतलब इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से अपने तरीके से आप राजनीतिक दलों के कार्य लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं। राजनीतिक दलों के सरकार पर अंकुश लगाना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, कानून निर्माण में योगदान देना और सरकार का निर्माण करना। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं राजनीतिक दलों के, आप इनका अपने तरीके से हेडिंग डाल के इसकी व्याख्या कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में मानचित्रकार दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा सही दर्शाइए और एक सही तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। डियर स्टूडेंट, मानचित्र में 5 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन को उसका उत्तर लिखने के लिए आधा अंक मिलता है और आधा अंक उसको मानचित्र में दर्शाने के लिए मिलता है। इसलिए यानी एक प्रश्न पे 1 अंक मिलता है, आधे अंक दर्शाने के लिए और आधे अंक उसका उत्तर लिखने के लिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पे सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, नागपुर में जो है क्या हुआ था, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस तरह से नागपुर में हुआ था। ये ऑप्शन थोड़ा सा विवादित है। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, नागपुर में भी हुआ था और कोलकाता में भी हुआ था। तो सितंबर 1920 में नागपुर में हुआ था और जो 1920 में कोलकाता में हुआ था वो विशेष अधिवेशन था। तो इसमें विशेष में नहीं है बल्कि सामान्य में है, जिसमें नागपुर आप लिखेंगे, यानी दर्शाएंगे भी और उत्तर में नागपुर लिखेंगे आप। तो सितंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अमृतसर, पंजाब में। तो आधा अंक आपको दर्शाने के लिए मिलेगा और आधा अंक आप अमृतसर डायरेक्टली आप लिख देंगे तो उसका मिलेगा। डियर फ्रेंड, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र कार्य में 3rd है, वह स्थान जहाँ पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मद्रास है, जिसको आप अपने तरीके से इसको दर्शाएंगे मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पे सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो अहमदाबाद है इसका है उत्तर और इसे अहमदाबाद में दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर है। आधे अंक आपके मानचित्र में दर्शाने के लिए मिलेंगे और आधे अंक इसमें आपको डायरेक्ट उसका उत्तर लिखने के लिए मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह से अगला इसमें ऑप्शन आगे नेक्स्ट आपका दृष्टिबाधित के लिए, तो सामान्य के लिए नहीं। आपका क्वेश्चन बस इतना ही है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग खंड ख में प्रश्नों के संदर्भ में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। पहला 15 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पवन ऊर्जा, जल है, जीवाश्म ईंधन है और वन है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। डियर फ्रेंड, इसमें 4 ऑप्शन है, गन्ना है, चाय है, रबड़ है और जूट है। तो इसमें जूट जो है रेशेदार फसल, कौन सी रेशेदार फसल है, तो इसमें जूट रेशेदार फसल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। 4 ऑप्शन है रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर और उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो डियर फ्रेंड इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन सही है उद्यमों के स्वामित्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए। तो 4 ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए और बॉक्साइट के लिए। तो इसका ऑप्शन ब सही है कोयला के लिए। डेढ़ सौ इस क्रम में अगला क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 4 ऑप्शन है दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, ब्रह्मपुत्र घाटी में और थार रेगिस्तान में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दक्कन के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिकांश ऊंचा स्थान है। तो अ श्रीलंका, ब बांग्लादेश, स पाकिस्तान और द नेपाल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है अ श्रीलंका। डेढ़ इस तरह से विकल्पी क्वेश्चन है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में करेंगे, जिसे आप केवल प्रश्नों को देखते जाएं और इसको अपने तरीके से इसका एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो इसको जो है डेढ़ इसको अपने तरीके से समझेंगे, ग्रामीण का भी उदाहरण देंगे और इसमें शहरी क्षेत्रों का उदाहरण देंगे। ग्रामीण का देखेंगे कि जैसे एक खेत में 2 लोगों की आवश्यकता है और 4 लोग लगे हैं, तो इसकी व्याख्या करके दिखाएंगे कि ये जो है छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी 2 लोगों की आवश्यकता और 4 लोग लगे हैं, उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से छुपी बेरोजगारी है या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसकी व्याख्या इस तरह से ग्रामीण और शहर दोनों का उदाहरण देके करेंगे। ग्रामीण में, शहरों में जैसे कोई दुकान है, उसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की बजाय 4 लोग लगे हैं, आवश्यकता केवल 2 ही लोगों की है, तो ऐसे कंडीशन में उसका कोई फ़र्क उत्पादन पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का उदाहरण दे करके इसकी व्याख्या करेंगे। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इस तरह से आप काली मिट्टी के संदर्भ में दिखाएंगे आप और उसका क्षेत्र की व्याख्या करेंगे कपास के संदर्भ में। तो इसको भी आप अपने तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर लिखिए। डेढ़ इस तरह से दोनों के संदर्भ में आप दिखाएंगे औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जैसे संस्थाबद्ध होता है, अनौपचारिक जो संस्थाबद्ध नहीं होता था। औपचारिक जैसे बैंक है तो बैंकिंग व्यवस्था औपचारिक है, अनौपचारिक जो साहूकार लोग हैं उनके ऋण हैं। तो इन दोनों में इस तरह से अंतर आप दिखाएंगे। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम बताएं। डेढ़ ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये भी जो है इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 3-3 प्रश्न अंक के हैं, इनको भी अपने तरीके से करेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। डेढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में आप इसकी व्याख्या करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो इसकी भी व्याख्या आप अपने तरीके से करेंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित प्रत्येक में से वर्ण लगभग 40 शब्दों में कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग। डेढ़ इस तरह से 26 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन है व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। इसमें भी ऑप्शन मिलेगा आपको। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो डेढ़ इस तरह से ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 26 और 27, जिसमें आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे और इसको अपने तरीके से इसकी व्याख्या करनी होगी। तो उपभोक्ता जागरूकता के संदर्भ में भी आप जो इसकी आवश्यकता के संदर्भ में व्याख्या करेंगे। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता है स्वास्थ्य के संदर्भ में, उसका शोषण के संदर्भ में उपभोक्ता जागरूक नहीं रहेगा तो उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ेगा। मिलावटी चीज़ें होंगी मार्केट में, या फिर उपभोक्ताओं को जागरूक होना चाहिए क्योंकि उनका शोषण नहीं होने पाए। तो इसके संदर्भ में आप इसकी व्याख्या अपने तरीके से करेंगे। डेढ़ इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानचित्र कार्य के संदर्भ में अध्ययन हम लोग करेंगे। मानचित्र कार्य में क्वेश्चन नंबर 28 है। पहला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह द्वारा स्पष्ट कीजिए या नाम सहित लिखिए। तो इसमें जो है राणा प्रताप बांध सागर परियोजना, इसको जो है आप मानचित्र में दर्शाएंगे और इसका उत्तर भी लिखेंगे। तो चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरह से इसको दर्शाएंगे भी और इसको उत्तर के रूप में भी लिखेंगे। डेढ़ अगला क्वेश्चन है चाय उत्पादन का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो इसमें जो है कई प्रश्न उत्तर हैं, लेकिन आप एक चूँकि दर्शाना है और लिखना भी है
तो एक दर्शा देंगे असम, आसाम की चाय जो बहुत प्रसिद्ध है, तो असम एक दिखा देंगे और इसे मानचित्र में दर्शा भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह उत्पादक उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक के सभी लौह उत्पादक क्षेत्र हैं, इस्पात क्षेत्र हैं। इसमें से कोई भी एक प्लेस आप उत्तर लिख दीजिए और उसको मानचित्र में दर्शा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, रांची नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो रांची जैसा कि जानते हैं झारखंड की राजधानी है, इसको जो है झारखंड में दर्शाएंगे और इसको उत्तर भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानचित्र में नर्मदा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। डियर स्टूडेंट, ये जो है नदियों का जब भी पेपर में आए इस तरह से क्वेश्चन, तो नदी को आप एक जगह पे नहीं दर्शाना है, बल्कि एक लंबी लाइन रेखा खींचनी है। नदी जैसे बहती है उस रूप में दिखाएंगे आप। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जैसे जैसे नदी प्रवाहित होती है उसी रूप को दिखाएंगे। तो इस नदी को आप जो है मध्य प्रदेश और गुजरात, लंबी एक लाइन टेढ़ी खींचेंगे, कहाँ से लेके, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक। ज़्यादा टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से एक लाइन होगी जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरात तक रहेगी। तो मानचित्र में देख करके गुजरात और मध्य प्रदेश में जो नदी ये विस्तृत है, यानी मध्य प्रदेश का इसका उद्गम है नर्मदा का और गुजरात तक विस्तृत है। तो इस तरह से इसको यहाँ का मध्य प्रदेश से स्टार्ट करके गुजरात तक एक लाइन टेढ़ी बनाएंगे जिस तरह से नदी प्रवाहित होती है। तो डियर स्टूडेंट, 28 क्वेश्चन इस तरह से आपके मानचित्र के हैं। ये भी 5 क्वेश्चन के हैं। 5 अंक मानचित्र के इतिहास से पूछे जाते हैं और 5 अंक आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल से पूछे जाते हैं। अगला इसी में ऑप्शन आपका दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इस तरह से आपके 28 क्वेश्चन तक आपको हल करने होते हैं और आपने इस तरह से प्रश्नों के स्वरूप के संदर्भ में अध्ययन किया कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उनका क्या स्वरूप है और किस रूप में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके संदर्भ में इसको ज़्यादा व्याख्या नहीं किया गया क्योंकि ये पेपर का केवल एक मॉडल दिखाना था आपको कि प्रश्न के स्वरूप कैसे होते हैं, किस रूप में आते हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या आप अपने तरीके से करेंगे और अपने तरीके से इसका नोट्स बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज वीडियो में बस यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।